इसमें से अगर करंट फ्लो होता है मे बी क्लॉकवाइज या मे बी एंटी क्लॉकवाइज, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन बाय यूजिंग ए राइट हैंड थंब रूल। तो सेंटर पे जिसका रेडियस कितना हो बच्चों बोलो, दैट इज कैपिटल आर। मान के चलो आपका करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो सेंटर पे मतलब ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी कितनी बनी थी, दैट इज B इज इक्वल टू हाउ मच इट इज बोलो, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाय R। व्हाट इज द R इज द रेडियस। ये बना था हमारा फार्मूला, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर मान के चलो हमारे पास एक कॉइल है, मान के चलो ये हमारी फिर से एक बार सर्कुलर कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स मान के चलो n है। कितने हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स। हो सकता है कॉइल के पास एक सिंगल टर्न हो, या हो सकता है कॉइल के पास कितने टर्न्स हो, n नंबर ऑफ टर्न्स हो। क्लियर? अगर कॉइल आप इस तरह से देखोगे तो आपको पूरा सर्कल दिखाई देगा। अगर कॉइल आप इधर से देखते हो तो कॉइल आपको कैसे नजर आएगी, इस तरह से आपको नजर आएगी बेटा। व्हाट इज दिस? दिस इज ए कॉइल। कौन सी कॉइल है? आपकी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। तो आज हमको देखना है कि इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं बेटा इस तरह से, ये लाइन जो रहेगी दैट इज नोन एज एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल पोजीशन पे कहीं पे यहां पे मान के चलो हम लोग क्या ऑब्जर्व करने वाले, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करने वाले। तो इसके पहले हम लोग कल के लेक्चर में कहां पे ऑब्जर्व किए थे बोलो, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट कहां पे था? सेंटर पे था। अब वही पॉइंट शिफ्ट होके एक्सियल पोजीशन पे यहां पे शिफ्ट हो गया, बराबर। तो मान के चलो कि सेंटर O से लेके आपका x डिस्टेंस पे हम लोगों ने ऑब्जर्विंग पॉइंट रखा। जैसे पहले हम लोगों ने रेडियस लिया था बेटा, उस तरह से आज भी हम लोग क्या लेंगे, एक रेडियस लेंगे इस तरह से। और आपका मान के चलो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल में से इस तरह से, ये रहा आपका करंट। कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? मान के चलो एंटी क्लॉकवाइज सेंस से क्या कर रहा है, करंट आपका फ्लो हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यहां पे ऑब्जर्व करना है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोसेस को भूलना नहीं है, जितने भी डेरिवेशन आपने किए किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, या फिर आपका कौन सा कॉइल था, सेमी सर्कुलर कॉइल, या फिर क्वाड्रेंट था, सभी के लिए सबसे पहले हम लोगों ने किसके ऊपर ध्यान दिया, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दिया। प्रोसेस में हम लोगों ने पूरे कॉइल को ना लेते हुए कॉइल का क्या लिया था बेटा, छोटा सा सेक्शन लिया। उस सेक्शन का नाम हम लोगों ने क्या रखा, डीएल। तो टोटल कॉइल का लेंथ है कितना आपका 2 पाई आर के बराबर। उसमें से हम लोग कितने का लेंगे, सेक्शन, ओनली छोटा सा सेक्शन जिसका नाम क्या है, डीएल। तो ये रहा आपका छोटा सा सेक्शन, और इस छोटे से सेक्शन का डायरेक्शन किधर होता है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट जाएगा बेटा, समझ में आया? तो ये आपका रहा छोटा सा सेक्शन, कौन सा, दैट इज डीएल बार। ओके, तो आज हम लोग इस एक्सियल पोजीशन पे हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करने वाले, तो आपका हेडिंग क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सो कहां पे, लेकिन द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन, कहां पे, एक्सियल पोजीशन ऑफ ए, व्हाट इज दिस, CCCC? Yes, that is magnetic field at an axial position of a current carrying circular coil. तो current carrying circular coil के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एक्सियल पोजीशन पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्लियर है? अब यहाँ पे आपकी रही ऑब्जर्विंग पॉइंट, ये रहा आपका कौन बेटा, डीएल। तो डीएल से लेके ऑब्जर्विंग पॉइंट के डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने किससे डिनोट किया था बेटा, बोलो? तो ये रहेगा आपका कौन, बोलो? हाँ, सो व्हाट इज दिस, छोटा सा सेक्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोलो? क्या दिखाई दे रहा, डीएल। क्या ये डीएल, और डीएल से लेकर ऑब्जर्विंग पॉइंट तक के डिस्टेंस हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से, बराबर। अब तो यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल बार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी रहेगी, दैट इज डीबी। फटाफट बोलते चलो, क्या क्या रहेगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डीएल sin of theta divided by distance का square, that is r square. What is the theta बेटा, बोलो? Theta is what? It is an angle in between I और sorry dl और r के बीच में एंगल जो रहेगा वो एंगल आपको लिखना है। मान के चलो कि ये जो एंगल दिख रहा है कौन सा, r और x में ये एंगल मैंने माना कितना, थीटा। तो आपको अभी बताना है फटाक से कि सर इस dl और r का एंगल कितना होगा, डीएल और आपके आर के बीच
में एंगल कितना कितना 90 माइनस थीटा। डीएल और आर के बीच में देखो आपको दिख रहा है डीएल, ये रहा आपका बेटा डीएल, ठीक है, और ये रहा आपका कौन आर। तो कितने लोगों को लग रहा है 90 माइनस थीटा? सर आपको लग रहा होगा सर ये आपने थीटा बोला, ये कितना है बोलो बच्चों 90, तो ये आपका 90 माइनस थीटा। सो इट इज नॉट एन एंगल इन बिटवीन डीएल और आर। आप अच्छे से देखते हो तो देखो ये आपकी है रिंग, इस रिंग में मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, देखो अच्छे से इसको मैं थोड़ा सा शेड कर रहा हूं इस तरह से, क्लियर। सो व्हाट इज दिस शेडेड पार्ट इज डीएल। डीएल से लेके अगर आप इसको निकाले ये आर देखो, तो ये पूरा है आपका मान के चलो डीएल का सेक्शन और ये आपका आर का सेक्शन, दोनों का एंगल कितना देखो 90 डिग्री। कितना डिग्री 90। तो आपका जो डीएल है इस तरह से डीएल और इस डीएल पे ये बना रहा कोण आर, तो एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। भले आपका आर ऐसा हो, आपका आर ऐसा हो, भले आपका आर ऐसा हो, कैसा भी होगा, लेकिन आपका आर डीएल के साथ हमेशा कितने का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। समझने वाली बात यही है, क्लियर। तो ये एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री का, समझ में आ रहा है। सो आपका यहाँ पे एंगल बना 90, तो दिस थीटा इज बिकम sin 90 is equals to 1। तो आपका वैल्यू बन गया दैट इज dv is equals to mu naught upon 4 pi into I dl divided by r square। यहाँ तक हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब जो dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, हम लोग इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे, मान के चलो इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज dv बार इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू, अब बोलते चलो I dl बार क्रॉस r बार डिवाइडेड बाय r क्यूब। इस तरह से ये क्रॉस क्या इंडिकेट करता है बेटा, बोलो कि अगर सर आपके dl में और r में एंगल 90 हो तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते, क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते, बराबर है। क्या हमारे पास इस डीएल और आर में एंगल 90 है, एग्जैक्टली एंगल कितना है 90 डिग्री। कितना एंगल है 90। अब मुझे बताओ अगर ये इसको परपेंडिकुलर है, सुन लो इधर, अगर डीएल आपके आर के साथ परपेंडिकुलर होगा तो इसका रिजल्टेंट जो डीबी बनेगा वो भी उन दोनों के रिजल्टेंट को कैसा होगा, परपेंडिकुलर। मतलब मान के चलो ये x होगा, ये y है, तो ये कौन रहेगा आपका z। तो अच्छे से देखिए ये आपका कौन dl, ये आपका कौन dl, ये आपका कौन बेटा r। तो इस r को जो db बनेगा वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। मतलब इस r बार को ये db बार कैसा होना चाहिए 90 का एंगल बनाना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये कैसा निकालते हैं हम लोग, बोलो कि सर ये अगर आपका dl है तो ये डीएल को हम लोग ये क्या करेंगे, थंब किसको दिखाएंगे, पूरा डीएल को, ये पूरा पाम के पूरे लाइंस किसको दिखाएंगे, हमारे फिंगर्स आर को, और ये जो मोल फोल्ड होगा ये किसका किसके तरफ रहेगा, डीबी के तरफ, किसके तरफ। तो मान के चलो ये डीएल हुआ आपका, ये रहा आपका आर, तो ये रहेगा इसके परपेंडिकुलर कौन, डीबी बार। समझ में आया, क्लियर। तो ये रहेगा इसको परपेंडिकुलर इस तरह से, ये कौन बना आपका डीबी बार। ये यहां तक समझ में सबको, किसी को कोई दिक्कत, ये समझ में क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट, डीएल को आर परपेंडिकुलर, आर को डीबी परपेंडिकुलर, और सारी चीजें एक में को कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर ही रहेंगी। क्रॉस प्रोडक्ट में लिख रहे हैं 90 एंगल का बन गया कार्यक्रम यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा देखो इस तरह से रिजॉल्व करता हूं, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं इस तरह से, क्लियर। अब थोड़े देर के लिए इमेजिन करिएगा, ये dB दिख रहा है, ये कितना है थीटा, ये कितना है 90, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, उसमें से ये कितना गया थीटा, तो ये बचा हुआ कितना बेटा 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया। अब आपने बोला सर ये आपका r और ये आपका dB, ये कितना का एंगल बना रहा है, कितने का, दो एक को कितना एंगल बना रहा है 90 में, 90 में से ये 90 माइनस थीटा गया तो ये बचेगा कितना, बराबर। ये अगर थीटा हो, ये अगर डीबी हो, तो थीटा का एडजेसेंट वाला क्या होगा बेटा, ये वाला, बोलो दैट इज डीबी cos ऑफ थीटा, और उसको परपेंडिकुलर जो रहता है वो कौन होगा, डीबी sin थीटा। यहां तक समझ में आया, क्लियर होगा कंसेप्ट, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह से ये जो आपको डीएल दिख रहा है, एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में मैं दूसरा डीएल ले रहा हूं,
दिख रहा है? व्हाट इज दिस? डीएल बार। क्या यहां से अगर मैं सिमिलरली और फिर से आर को ड्रॉ करूं इस तरह से, तो क्या ये भी एंगल थीटा बनेगा? अरे हाँ या ना? ये डीएल बार उसको ये आपको दिख रहा है आर बार, एक में को परपेंडिकुलर होगा तो इसका जो सेक्शन बनेगा डीबी का, ये ऐसा होगा, जैसे ये बना था वैसे ये बनेगा। ये अगर एंगल थीटा, ये अगर डीबी कॉस थीटा, तो ये नीचे वाला कौन बनेगा? सिमिलरली डीबी कॉस ऑफ थीटा, और उसका परपेंडिकुलर ये सेक्शन कौन बनेगा? डीबी साइन ऑफ थीटा। याद रख समझ में आया? सो हम लोगों ने क्या किया बेटा, याद रखो कि दैट डीबी के कितने कंपोनेंट बनाए, रिजॉल्व किए कितने कंपोनेंट में? इनटू कोसेक 2 कंपोनेंट्स में, बराबर है। पहला कौन सा बोला? दैट इज डीबी कॉस ऑफ थीटा। ये डीबी कॉस ऑफ थीटा कैसा दिख रहा है बोलो? आपके एक्सियल लाइन को क्या है? एक्सियल लाइन को कैसा है? परपेंडिकुलर है। और दूसरा बना कौन सा बेटा? डीबी साइन ऑफ थीटा। ये आपको कैसा है? एक्सियल लाइन को कैसा है? पैरेलल। याद तक समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, इस डीएल की वजह से और इस डीएल की वजह से जो दो आपके बने दैट इज डीबी कॉस ऑफ थीटा और डीबी कॉस ऑफ थीटा, ये कैसे दिख रहे हैं? These two are exactly opposite to each other, बराबर? क्या ये ऐसे में बोल सकता इस डीबी कॉस ऑफ थीटा को ये डीबी कॉस ऑफ थीटा क्या करेगा? कैंसिल। सिमिलरली मान के चलो यहां पे अगर मैंने डीबी लिया होता और उसके अपोजिट में डीबी लिया था, तो ये बना होता डीबी कॉस ऑफ थीटा, ये बना होता डीबी कॉस ऑफ थीटा। ये भी क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? इसका मतलब पूरा का पूरा डीबी कॉस ऑफ थीटा ये क्या होगा? दैट इज कैंसल आउट। क्या होगा? कैंसल आउट होगा। सिर्फ एक ही चीज जो रहेगी दैट इज डीबी साइन ऑफ थीटा। हर डीएल की वजह से जितने भी डीबी कॉस ऑफ थीटा, डीबी साइन ऑफ थीटा बनेंगे वो क्या होंगे? सिर्फ हम लोग इफेक्टिव रहेगा और हम लोग क्या करेंगे? दैट डीबी साइन ऑफ थीटा इज सम फॉर होल कॉइल। क्या करेंगे हम लोग? पूरे कॉइल के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसका सम करेंगे। समझ में आया? तो मुझे बताइए दैट इज बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिखूं पूरे कॉइल के लिए? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन ऑफ थीटा। याद तक समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो बेटा, ये जो मैं थीटा लिख रहा हूं ये वो थीटा नहीं है जो थीटा यहां पे मैंने लिखा है। ये थीटा वो थीटा नहीं जो थीटा मैंने अब लिखा है। ये थीटा वो थीटा है जो थीटा आर और डीएल के बीच में है, जो ऑब्वियसली बात है कितना बन गया है? 90। ये वो थीटा है जो थीटा यहां पे लिखा है। समझ में आ रहा? आप उसको थीटा डैश करके भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगर नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर समझ में आता है तो आप पेपर में उसको लिख सकते हो, उसका जो डेरिवेशन फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर आप एंट्रेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? बस आपको समझना जरूरी है। ठीक है? अब इस डीबी के जो मैग्नीट्यूड है हम लोगों ने पहले निकाला बेटा, कितना था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। तो सच्ची सारी चीजें डाल दो यहां पे। इंटीग्रेशन ऑफ बोलो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डीएल अपॉन क्या है आपका? दैट इज आर स्क्वायर इनटू साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा को देखो मैं क्या लिखता हूं, ये आपका रहा थीटा। इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा का इस्तेमाल करूं तो क्या बनेगा? साइन थीटा इज व्हाट? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड कितनी रहेगी? r, और हाइपोटेन्यूज कितना रहा? स्मॉल r। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीजें आपके कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। ठीक है? दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर में सेपरेट लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं आपको समझ में आएगा। और बचेगा कौन बोलो बेटा? सॉरी डीएल नहीं निकलेगा आपका, कौन निकलेगा? आर निकलेगा। इंटीग्रेशन में बचेगा कौन? डीएल। अब मैं यहां पे आर स्क्वायर और आर की वैल्यू डालूंगा, देखो किस तरह से। सो आपका बना दैट इज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू r अपॉन व्हाट इज द कैपिटल R स्क्वायर। इसमें अगर पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हो आप लोग, सो व्हाट इज द R स्क्वायर बेटा बोलो? R स्क्वायर इज व्हाट? कैपिटल R स्क्वायर बाय x स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है? कोई दिक्कत? और ओनली अगर r निकाले जाओ तो R स्क्वायर इज व्हाट? कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बट ओनली r इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बात समझ में आ रही? तो स्मॉल r की जगह पे मैं कैसे लिख सकता हूं? दैट इज अंडर रूट ऑफ, हाँ बोलो, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अंडरवुड की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, पावर। समझ में आ रहा? तो हम लोग यहाँ पे और बचा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल? पूरे कॉइल का क्या लिखेंगे, लेंथ। तो पूरे कॉइल का लेंथ इज हाउ मच, ट्वाइस पाई कैपिटल आर बेटा। अब देखो हम लोग नीचे वालों का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो बैठे ऊपर वालों का क्या होगा, एडिशन। उसी तरह से कहानी चलती, नीचे वाले सब कार्यकर्ता लोग क्या करेंगे, इलेक्शन के समय पता है सब लोग क्या करते हैं, कार्यकर्ता लोग क्या करते हैं, झगड़े करते हैं। ऊपर जो बैठे हुए जो सारे लोग मंत्री लोग होते हैं क्या करते हैं, बैठ के बढ़िया से, समझ में आ रहा है? उसी तरह से नीचे वालों का अगर झगड़ा हो, क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो ऊपर वाले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। समझ में आ रहा? तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई बाय, बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ इसका पावर कितना है, 1, इसका पावर कितना है, 1/2। 1 प्लस 1/2 इज हाउ मच, 3/2 इनटू ट्वाइस पाई आर। कुछ बचा है क्या यार, आर नहीं लिखा हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है। जो पहले से हमारे पास क्या था, आर था, ठीक है। अब सारी चीजें इसको 4 बोल कर लो, दैट इज म्यू नॉट पाई पाई से क्या होगा, हां 2 टू जा 4, तो दैट इज म्यू नॉट बाय 2। बोलते चलो r कैपिटल r स्क्वायर, r into r is r square whole divided by r square plus x square का पावर 3/2। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक नया लंबा सुनहरा जबरदस्त फार्मूला, ठीक है। अब इसमें जब वैल्यू दी रहेंगी तो उसको डाल के उसके पावर करके, उसके पावर कितना एडिशन करके उसका पावर कितना करना पड़ेगा, 3/2। बस समझ में आ रही? इस तरह से प्रोग्राम चलेगा बेटा। तो आपको जो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला दिख रहा है दैट इज म्यू नॉट बाय 2 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2। इतना लंबा प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ केसेस हैं जिस केसेस के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंट्रेंस होगा या फिर बोर्ड होगा, इस फार्मूले के आधार पे क्वेश्चन पूछने का रेट बहुत कम है, क्योंकि जब इसमें वैल्यू पुट अप करोगे, उसको वैल्यू निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें 10 या 15 मिनट भी लग सकते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? इसके वजह से इसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका रेट कैसा है, बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे बेटा केसेस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पहला केस नंबर 1, क्या देखा हम लोग, केस नंबर 1। इस केस नंबर 1 में सुन लो अच्छे से, इफ, और एक चीज यहां पे हम लोग नोट करके रख देंगे, कौन सी चीज, नंबर ऑफ टर्न्स होते, क्या होते, और सिंगल टर्न होता तो n की वैल्यू 1, और नंबर ऑफ टर्न्स n होता तो कितना होता, फार्मूला बोलो दैट इज म्यू नॉट बाय 2 n i r स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 3/2, इस तरह से। और केस नंबर 1 में सुन लो अच्छे, इफ, अगर आप कहां से उठ के, इस पोजीशन से उठ के ये ऑब्जर्विंग पॉइंट उठा के यहां पे लेके गए, कहां पे लेके गए, सेंटर पे लेके गए, कहां पे लेके गए, अगर सेंटर पे लेके जाओ तो आपकी कौन सी वैल्यू 0 बन गई, कितनी, कौन सी वैल्यू 0 बन गई, x की वैल्यू 0 बन गई। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि x की वैल्यू 0, तो जिस डेरिवेशन में आपको x दिख रहा है उसकी वैल्यू 0 कर दो बेटा, तो आपका b का फार्मूला बनेगा म्यू नॉट बाय 2 इनटू आई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ये तो बन गया 0, r का पावर 2 उसका पावर 3/2, तो इसका बनता है r का पावर 2 इनटू 3/2। पावर का तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बनेगा, दैट इज 2 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा r³ बराबर है। अब इस r स्क्वायर और r³ को कैंसिल करो तो आपको फार्मूला मिलता है b = म्यू नॉट बाय 2 i r तो गया आपका बाय r। क्या इस फार्मूले को आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे देखा है? एग्जैक्टली हम लोग लेक्चर के स्टार्टिंग में हम लोग इस फार्मूले को लिखा था, दैट इज म्यू नॉट बाय 2 i बाय r। इसका मतलब ये कि आप एक्सेल पोजीशन को छोड़ के सेंटर पे आ जाओ, तो आप सेंटर पे आ गए मतलब यहां पे आ गए, तो ऑब्जर्विंग पॉइंट यहां से हटके यहां पे जाए तो फार्मूला हो, और वहां से हटके फिर से आप अगर सेंटर पे आ जाए तो फार्मूला ही। इसका मतलब ये कि ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है ये भी किसका केस है, उस फार्मूले का केस है। ऐसा बोल सकते हैं उल्टा कि ये किसका केस है, इस फार्मूले का केस है। समझ में आई? तो अगर आप धीरे धीरे आगे जाओ
धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होगी। कौन से हिसाब से डिक्रीज होगी बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2 इस रेट से क्या होते जाएगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा? चलो केस नंबर हम लोग 2 देखेंगे, दैट इज केस नंबर 2। इस केस में मान के चलो कि आपकी किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा क्या है, छोटी है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बहुत कम है। मतलब आप बहुत जबरदस्त करंट भेजे किसमें से, कॉइल से, और एक्सियल पोजीशन पे चल रहे हो, और एक्सियल पोजीशन बहुत लंबा लचक दूरी पे आप खड़े हो, ठीक है, लेकिन आपका जो कॉइल दिख रहा है उसका रेडियस कैसा है, बहुत कम है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा? तो आपका जो डेरिवेशन दिख रहा है, इस डेरिवेशन को आप कैसे मॉडिफाई करोगे, बोलो, B is equals to mu naught by 2 into I R square whole divided by, जहां पे आपको यहां पे R square दिख रहा है उसकी वैल्यू अगर x के रिस्पेक्ट में कैसे छोटी, तो इसको वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो 0 प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, 2 टू गेट कैंसल, क्या बचेगा, दैट इज x2। किसी ने मुझे पूछा कि सर अगर r की वैल्यू ही 0 लेनी है या इतनी कम लेनी है तो ऊपर वैल्यू भी, ऊपर की वैल्यू भी हम लोग क्यों ना 0 कर दे, तो पूरा डेरिवेशन क्या बन जाएगा, 0। बेटा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है, r कहां पे दिख रहा है, r दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रिलेशनशिप में, और r दिख रहा है कौन से, इसमें एडिशन के रिलेशन में। मान के चलो कि आपकी x की वैल्यू 100 है बेटा, और r की वैल्यू है कितनी, ये x की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, और r की वैल्यू कितनी, 0.01। अगर 100 को 0.01 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू बनती है आपकी कितनी, 1। और अगर हम 100 को एडिशन करें 0.01 से तो आपकी वैल्यू बनती है 100.001, मतलब नियरली इक्वल टू 100 ही बोल सकते हैं। तो जब एडिशन करो छोटे से वैल्यू के साथ तो कुछ फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन वही छोटी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करो तो इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर आप वही 0 वाली वैल्यू 0.01 की वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन एडिशन में आप डालोगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोला जाता है? इसलिए हम लोग यहाँ पे r को निगलेक्ट किए, यहाँ पे हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? तो ये आपका कौन सा नंबर का केस है बेटा, 3rd नंबर का केस है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर, सॉरी 2nd नंबर का नंबर ऑफ टर्न्स अगर कितने हो जाए, n, तो आप यहाँ पे n लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 3, दैट इज केस नंबर 3। ठीक है, अब इस केस नंबर 3 में देखिए, इफ अगर आपका x की वैल्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल R के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये द ऑब्जर्विंग पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू इट्स रेडियस। रेडियस आपके कॉइल का जितना है उसके बराबर आपका डिस्टेंस हो जाए तो क्या होगा, जहां पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, बोलो, x दिख रहा है, वहां पे आप क्या पुटअप करोगे, r। तो आप बोलिए आपके पास फार्मूला कौन सा था, b इज इक्वल्स टू, बोलिए, mu naught by 2 into I r square whole divided by r square plus r square का पावर 3/2। तो दैट इज b की वैल्यू बन जाएगी mu naught by 2 I r square, ये बनेगा twice r square का पावर बन जाएगा 3/2, बराबर है, यहाँ पे है 2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा आपको। b is equals to mu naught by 2 I r square, अब इनको सेपरेट पावर चढ़ाएंगे, 2 का पावर बन जाएगा 3/2 और r स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 टू गेट कैंसिल तो बनेगा r क्यूब, बराबर। ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 का पावर है बेटा यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 3/2, तो पावर का क्या बनेगा, अभी मैंने बोला तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनेगी b इज इक्वल्स टू, बोलिए, mu naught by 2, यहाँ का r स्क्वायर यहाँ का r क्यूब कैंसल, तो ये बनेगा दैट इज I अपॉन, ये जो आपका 2 लिखा है इस 2 को लिखेंगे हम लोग 2 का पावर 3/2 प्लस 1 इज हाउ मच, दैट इज 5/2 और ये बचेगा आपका r। ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट मिल गया। हो सकता है और आपको एकदम सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने पहले सॉल्व करके रख दिया।
समझ में आया? अब हम लोग एक छोटा सा नोट लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ये जो चीज है हम लोग मैग्नेटिज्म, मैग्नेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कौन सी चीजें देखिए, यहां तो मैं लिख रहा हूं नोट, ठीक है? अब अच्छे से देखिए, फार्मूला जो आपने बनाया बेटा, कौन सा फार्मूला बनाया? ये जो आपने फार्मूला बनाया पेज नंबर 2 में दिख रहा है सबको? कौन सा फार्मूला दिख रहा है? दैट इज μ0/2 IR² इसका मतलब है कि हम लोगों ने कॉइल का रेडियस कैसा लिया? छोटा, एज कंपेयर टू किसके? x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब देखिए, क्या अगर इस फार्मूले में नंबर ऑफ टर्न्स होते तो आप लोग कैसे लिखते? μ0/2 NIR² बाय दैट इज x³। यहां तक समझ में आया? मैं इस फार्मूले को b μ0 इसको एक काम करेंगे, देखो 2 पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो पाई में यहां पे लिख रहा दैट इज NI इन ब्रैकेट पाई R² डिवाइडेड बाय x³ चलेगा? देखो पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, किसी को कोई दिक्कत? सर यहाँ पे कुछ पाई R² मतलब कहीं तो आपको क्लिक हो रहा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई R² बेटा? ये जो आपको दिख रहा है पूरी कॉइल, इसका क्या है बेटा? बोलो। एरिया है। क्या ये? एरिया। ये जो कॉइल इसका एरिया, तो मैं ऐसा करूंगा कि B μ0/2 पाई इनटू NI कैपिटल A होल डिवाइडेड बाय x³ चलेगा? क्या लिखा मैंने? व्हाट इज द कैपिटल? इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ कॉइल। क्या ये? एरिया ऑफ कॉइल। समझ में आया? सर बहुत बढ़िया फार्मूला बना है। अब क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूं? B μ0/2 पाई NIA को हम लोग लिखेंगे बेटा स्मॉल m होल डिवाइडेड बाय x³। सर ये आपका स्मॉल m क्या है? इट इज नथिंग बट इसको हम लोग बनेंगे मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सर ये भी सुना जैसे लग रहा है। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहां पे सुने? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और गजब कांसेप्ट है। देखिए बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा कि अगर यहाँ पे एक क्या हो, चार्ज हो दैट इज -q, यहाँ पे हो कौन सा? +q। दोनों में डिस्टेंस कितना होता है? बोलो दैट इज कितना डिस्टेंस होता है? ट्वाइस है। हमारा क्या है? सेंटर। तो हमारा इधर क्या होता है? डायरेक्शन होता है p बार का, और ये p इज व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है ट्वाइस l इनटू q या फिर ट्वाइस q l। ऐसे भी हम लोग लिखा करते थे, याद होगा, ट्वाइस q l। क्लियर? जहां जहां पे दो पोल हो और जिनकी स्ट्रेंथ कैसी हो सेम, वहां पे डाइपोल का कांसेप्ट आता है। एम आई राइट? अब देखो यहाँ पे दोनों भी चार्जेस का स्ट्रेंथ या फिर दोनों भी चार्जेस की वैल्यू कैसी है? सेम। नेचर कैसा है? अपोजिट। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास उस डाइपोल के जगह पे, चार्ज डाइपोल की जगह पे अगर हमारे पास बार मैग्नेट होता लाइक दिस, और इसमें होता है बेटा साउथ और यहां पे होता अगर नॉर्थ, दोनों में डिस्टेंस मान के चलो कितना? पोल से लेके पोल तक का डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ की वैल्यू ट्वाइस l होती, और ये जो साउथ है क्या इसकी पावर, क्या इसकी स्ट्रेंथ नॉर्थ के बराबर होती। जो आपका बार होता है, बार मैग्नेट, जितनी साउथ की स्ट्रेंथ होगी उतनी नॉर्थ की होगी। अरे नॉर्थ जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेगा उतना ही लेगा, और जितना साउथ अंदर से नॉर्थ की तरफ भेजेगा उतना ही नॉर्थ बाहर भेजेगा। मतलब दोनों की स्ट्रेंथ एग्जैक्टली कैसी है? सेम। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरह हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इस्तेमाल कर सकते हैं? बस यहाँ पे जो आपको Q दिख रहा है, यहाँ पे मैं नाम देता हूं बेटा कौन सा? दैट इज QM या फिर QS। इसको हम लोग माइनस लिखेंगे और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं QM, इसको लिखेंगे प्लस। सर ये QM क्या है? इसको हम लोग नाम देंगे दैट इज पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा प्रोसेस में, मैग्नेटिज्म चैप्टर में, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल इस चैप्टर में हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले। सो व्हाट इज दिस पोल स्ट्रेंथ? क्या दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है और दोनों में डिस्टेंस कितना है? ट्वाइस है। इसको देख के इसकी एनालॉजी बनाइए, फार्मूला बताओ फटाक से क्या बनेगा। p की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं? स्मॉल m। कुछ बुक्स में उसमें क्या लिखा है? कैपिटल m से भी डिनोट किया जाता है। तो m की वैल्यू कितनी बनेगी? बोलो ट्वाइस
क्यू एम इंटू एल। ये सिर्फ क्या है, डिवोशन है, याद रखना। समझ में आया? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बोलो, व्हाट इज द एम? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज द कैपिटल पी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब मैं आपको एक फिर से क्वेश्चन पूछता हूं। ये क्वेश्चन कल के लेक्चर से रिलेटेड है बेटा, कि अगर आपके पास नेचुरल मैग्नेट हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेचुरल मैग्नेट को हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया? इलेक्ट्रोमैग्नेट से। कैसे रिप्लेस किया? कि सर हमने क्या बनाई थी? कॉइल। इस कॉइल में अगर हम लोगों ने करंट को कैसे भेजा, बोलो इस साइड में कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला पोर्शन किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर क्या निकलेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इधर क्या निकलेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी इस तरह से। तो हम लोगों ने क्या बनाया? एक मैग्नेट ही तो बनाया इसके तरह, राइट? अगर मैग्नेट बनाया है तो इसको भी दो पोल है, एक इधर का साइड कौन सा? नॉर्थ, और पीछे वाला कौन सा? इसका मतलब ये कि इसको भी पोल स्ट्रेंथ है, और इसको पोल स्ट्रेंथ है, इसको अगर पोल होगा तो इसके पास क्या, इसको भी क्या बोल सकते हैं? डाइपोल। अगर डाइपोल है तो इसको भी क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जब इसमें लिखने जाए तो क्या इसके पास इसके तरह L है? भले इसके पास पोल स्ट्रेंथ होगा लेकिन इसके पास L नहीं है। तो याद रखना, अगर आपके पास नेचुरल मैग्नेट हो, वो भी कौन सा? बार मैग्नेट हो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला बनेगा ट्वाइस QML। और वही फार्मूला कैसा हो? कॉइल के हिसाब से बने, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बने तो M का फार्मूला होगा NIA। What is the meaning of N? Number of turns. What is the I? Current flowing in the coil. What is the A? Area of the coil. आप मुझे बताइए, क्या ये आपको NIA दिखाई दे रहा है? Yes, exactly दिखाई दे रहा है। That is NIA। तो वैल्यू बनी B is equals to mu naught by 4 2 pi N by S cube। तो ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। और आपका देखो, और एक क्लाइमैक्स आपके सामने आएगा, और एक आपके सामने क्लाइमैक्स आएगा। कौन सी चीज देखो, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? देखो ध्यान देना, इसको रख करो मैं इस साइड में, ठीक? ठीक है, देखो ध्यान देना बेटा, सुन लो अच्छे से। क्या बना फार्मूला आपका? B इज इक्वल टू, बोलते चलो, म्यू नॉट बाय I स्क्वायर हाफ कितना ये स्मॉल m बाय x क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत? अब हमको देखना है एनालॉजी। सर ये फार्मूला हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं डाइपोल लेता हूं, हम लोगों ने लिया था देखो डाइपोल, दैट इज माइनस क्यू, और ये क्या नाम बोलते जाओ? प्लस क्यू। और ये हमारी लाइन थी, कौन सी लाइन थी? इक्वेटोरियल। और ये लाइन थी बेटा कौन सी? एक्सियल। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनी थी A इज इक्वल टू, बोलो, 1/4 pi epsilon into twice P by R लिए थे हम लोगों ने डिस्कस, दैट इज R क्यूब। कहां पे? एक्सियल पे। और वही इक्वेटोरियल पे जब लिए, दैट इज E इक्वेटोरियल 1/4 pi epsilon into P by R क्यूब। तो यहां पे एक्सियल पे कितना मिला? M by R x क्यूब। यहां पे क्या मिल रहा है? ट्वाइस P by R। दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? किसी को मैंने पूछा लास्ट ईयर में कि सर यहां पे 2 नहीं है, यहां पे 2 है, क्योंकि ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल दिख रहा है। एक्सियल की नहीं निकाला ना हम लोगों ने, अरे बराबर है ना? लेकिन याद रखना है बेटा, यहां पे जो दिख रहा है दैट इज 1/4 pi epsilon naught, इसकी वैल्यू आपने कांस्टेंट रखी है, दैट इज 9 into 10 to the power 9। क्या ये आपका 10 to the power -7 कांस्टेंट दिखाता है म्यू नॉट बाय 2 पाई? नो। इसको क्या करना पड़ेगा? 2 पाई को 4 पाई में लिखना पड़ेगा। तो अगर 4 पाई में लिखना तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो भाई
म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू ट्वाइस m बाय x क्यूब। अब देखिए ये एक्सियल और ये एक्सियल दोनों भी सेम ही रहे। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट जो है वो एग्जैक्टली एनालॉजी शो करता है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जब आप पढ़ाई करो तो दोनों को कैसे करना है, कंपेयर में चलना है बेटा। कंपेयर में चलोगे तो जो आपके दोनों चीज सेम दिखाएंगी वो सेम इससे चलना है, जो दोनों में डिफरेंसेस दिखाई देंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो रहेगी डिजाइंस, वैसी डिजाइंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिजाइंस नहीं रहेंगी। जब हम लोग लाइंस की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, समझ में आ रहा? तो दोनों के क्या करना है, कंपेयर करके चलना है। अब फटाफट हाँ तो आप ये भी चीजें बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था डायपोल के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एक्सियल पोजीशन पे याद होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू p बाय r स्क्वायर था। और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट इक्वेटोरियल पे 0 था। हाँ तो आप ये भी चीज बता दीजिए दोनों के लिए हम लोगों ने फार्मूला बना था, जनरलाइज फार्मूला याद होगा। जनरलाइज फार्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कितना था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू p cos ऑफ थीटा बाय r स्क्वायर। थीटा के हिसाब से इक्वेटोरियल पे होगा तो थीटा 90, cos 90 0 0 बन गया। थीटा अगर एक्सियल पे होगा तो कितना 0 cos 0 1, ये फार्मूला बन गया। उसी तरह से इसका भी जनरलाइज फार्मूला बनाया था हम लोगों ने, कितना था बोलो बेटा, E is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू ट्वाइस p by r क्यूब। ट्वाइस था, p था ओनली, और अंडर रूट में था बेटा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पे थीटा की वैल्यू कितनी 0 0 cos 0 1 into 3 3 plus 1 4 बाहर निकला बन गया फार्मूला। समझ में आया? वही एक्सियल पोजीशन पे क्या पे इक्वेटोरियल पे 90 cos 90 0 0 plus 1 1 निकला बाहर, बन गया फार्मूला। कुछ वन शॉट की वगैरह जरूरत नहीं, जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसी के साथ पीछे वाली को अगर लेके चलो तो आपका प्रोग्राम आगे बढ़ते जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो वन शॉट लेते 4-4 घंटे का 5-5 घंटे का कुछ जरूरत ही नहीं उसकी। अगर आप ठीक से जो चल रहा है उसी को अगर आप अच्छे से करके चलो आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा? चलो तो यहां तक समझ में, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है।